नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर एक बार स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 3 लोकतंत्र व विविधता पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें लोकतंत्र व विविधता शब्द के अर्थ को जानना होगा। किसी भी लेसन या किसी भी पर्सन को पढ़ते समय तो अगर हम उस पर्सन को सही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो उसका आंसर हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि विविधता क्या होती है, या जो हमने पहली किताब पढ़ी थी भूगोल, उसमें विविधता शब्द के अर्थ को हमने अच्छी तरह से समझा था। लेकिन विविधता विभिन्न प्रकार की होती है। विविधता का अर्थ ही होता है अलग अलग होने, या किसी क्षेत्र या किसी देश में किसी अलग अलग जाति, एक जाति के अलग अलग वर्ग पाए जाने, अलग अलग पार्ट पाए जाने। जैसे अगर हम प्राकृतिक तौर पर विविधता देखें तो देश में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक और विविधता का अर्थ है कि किसी देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग को पाए जाना लोकतांत्रिक विविधता कहते हैं। हम अपने भारत देश के उदाहरण को समझते हैं। हमारे भारत देश में हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहीं हिंदी बोली जाती है, उदाहरण के लिए हरियाणा में हिंदी, बिहार राज्य में हिंदी, यूपी में हिंदी, लेकिन साउथ में जाएंगे तमिल, कन्नड़ इत्यादि भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार जो अपना पूर्वी भारत है, असम, नागालैंड, मणिपुर एरिया आता है, ये जनजातीय एरिया, इनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नागालैंड में इंग्लिश भाषा ज़्यादा बोली जाती है। यही विविधता होती है। एक बार हम लोकतंत्र का अर्थ को जान लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को खुद वोट डालकर चुनते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने गांव में जो सरपंच या प्रधान के चुनाव होते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से हम खुद वोट डाल के अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो अब देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक क्या था। मैक्सिको ओलंपिक, लेकिन मैक्सिको ओलंपिक से पहले हमें कुछ शब्द के अर्थों को जानना अति आवश्यक है, जिससे कि हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को समझ पाएंगे। क्या घटना थी मैक्सिको ओलंपिक की, किस कारण एक अश्वेत लोगों को अमेरिका अलग समझता था। सबसे पहले कुछ शब्द को जान लेते। एफ्रो अफ्रीकन, ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में अमेरिका में अफ्रीका से लाए गए गुलाम बनाकर लाए गए थे। यानी कि जब 17वीं शताब्दी क्या होती है कि सन 1601 से 1699 तक। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी क्या होगी 1801 से 1999 तक, 1899 तक ये होगी शताब्दी। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष। अफ्रो अफ्रीकन वे लोग थे जो इन 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य अफ्रीका देश से, अफ्रीका जो महाद्वीप है या अफ्रीका देश भी है, साउथ अफ्रीका बोलते हैं जिसको हम, उस देश या उस महाद्वीप से अमेरिका अपने देश में गुलाम बनाकर या काम करवाने के लिए अपने देश अमेरिका लाए थे। ये लोग अश्वेत थे। दो शब्द होते हैं, एक तो श्वेत, एक होता है अश्वेत। श्वेत का होता है भूरा और अश्वेत का होता है काला रंग। यानी कि जो ये एफ्रो अमेरिकन लोग थे, जो एफ्रो अमेरिकन वे लोग थे जो अमेरिका गुलाम बनाकर अपने देश लाया था। ये लोग अश्वेत थे, यानी कि इनका रंग काला था, जिस कारण अमेरिकी लोग तो श्वेत थे, यानी कि उनकी चमड़ी सफ़ेद या भूरी थी, जिस कारण इन अश्वेत लोगों से वे नफरत करते थे या उनको बराबर का हक नहीं देते थे। जैसे कि हमने सत्ता की साझी रिलेशन में देखा था कि जो श्रीलंका में तमिल लोग थे, उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करती थी। उनको कोई सरकारी योजना या कोई अन्य
फ़ायदा नहीं देती थी, जिस कारण वे दुखी थे। ठीक इसी कारण ये अश्वेत लोग भी अमेरिका में रहते तो थे, लेकिन अमेरिका इनको अपना पूर्ण रूप से नागरिक नहीं मानता था, न ही इनको बराबरी का हक देता था। अब देखते अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। ये आंदोलन क्या था, ये किस कारण चला, या इसकी क्यों जरूरत पड़ी। इस आंदोलन का उद्देश्य अफ्रो अमेरिकन लोग, ये वही लोग जो अश्वेत थे, जिसको अफ्रीका से गुलाम बनाकर अपने देश काम करवाने के लिए लाया था। अफ्रो अमेरिकी लोग नस्ल भेद को मिटाना चाहता था। मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। यह आंदोलन हिंसक आंदोलन था, अतः यह आंदोलन सफल रहा। हिंसक आंदोलन वह होता है जो यानी कि जो चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ मर मिट जाए, लेकिन हम अपनी आज़ादी या अपना हक पा कर रहेंगे। यानी लड़ाई झगड़ा करना ही हिंसक होता है। अहिंसक आंदोलन था ये। अहिंसक आंदोलन यानी कि एक शांत आंदोलन था, शांत यानी कि लड़ाई नहीं करेंगे। हिंसक होता है लड़ाई झगड़ा करके अपने हक को प्राप्त करना या अपने हक को मांगना। जो ये मार्टिन लूथर किंग था, ये इस आंदोलन नेतृत्व कर रहा था। ये कह रहा था कि हम अपने हक को प्राप्त तो करेंगे, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये आंदोलन एक शांत आंदोलन था, जिस कारण अब भारत देश में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन इत्यादि आंदोलन चला। ये सब आंदोलन अहिंसक आंदोलन थे, यानी कि शांत आंदोलन थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत तरीके से अपनी बात को सरकार से मनवाने का उद्देश्य था। इसी को हम अहिंसक आंदोलन कहते हैं। अब देखते हैं श्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 से 1975 तक चला। यह आंदोलन हिंसक आंदोलन था। इसका मतलब क्या होगा, हिंसक आंदोलन था कि इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो अफ्रो अमेरिकन अश्वेत लोग हैं उनको समान हक दिलाया जाए, समान अमेरिकी लोगों की तरह बराबरी दिलाई जाए। इसके लिए चाहे उन्हें लड़ाई करनी पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, इससे नहीं डरेंगे। ये आंदोलन हिंसक आंदोलन था, यानी कि लड़ाई झगड़े से भी लोग नहीं डरते थे। जो हमने पिछला देखा अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, वह अहिंसक था। अहिंसक से तात्पर्य कि वे शांति से अपनी बात को सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, अपने साथ लोगों को लेकर चलते थे, लेकिन वे लड़ाई नहीं करते थे। वे केवल शांत तरीके से अपनी बात को सरकार से मनवाने का प्रयास करते थे। इसी को हम अहिंसक आंदोलन कहते हैं। और हिंसक आंदोलन वे होता है जो लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे का खून बहाकर अपना हक या अपना सम्मान प्राप्त किया जाए। अब देखते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक घटना क्या थी। अब हम मैक्सिको ओलंपिक घटना को ठीक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक की क्या कहानी थी, या क्या घटना या क्या लड़ाई थी। मैक्सिको ओलंपिक घटना सन 1968 में घटी, जब दो अमेरिकी अश्वेत तो आप समझ गए होंगे कि जो गोरे नहीं थे, यानी कि काले थे, लोगों ने 200 मीटर दौड़ में पदक जीतने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रगान चल रहा था, यानी कि जो ओलंपिक का ये एक नियम है कि जो तीन जीतते हैं, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक, इस प्रकार पदक होते हैं। जो गोल्ड जीता, जैसे कि अब के ओलंपिक 2020 के ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि जिस देश का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता उस देश का राष्ट्रगान चलता है। तो इसी प्रकार जब अमेरिका के दो लोग स्मिथ और कार्लोस, तो स्मिथ ने जब गोल्ड मेडल जीता तो अमेरिकन राष्ट्रगान चल रहा था। तो अमेरिकी धावकों ने राष्ट्रगान के दौरान यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका किस तरह अश्वेत यानी कि काले लोगों को अलग मानता है, यानी कि उन्हें अमेरिकी लोगों की तरह समान अधिकार समान नहीं मानता है। उनका ये उद्देश्य था। स्मिथ और कार्लोस का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्योंकि
जब ओलंपिक होता है तो ओलंपिक से सभी देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं और वहाँ पे मीडिया, पत्रकार सब होते हैं जो हर देश के खिलाड़ी को देखते हैं कि उनका कैसा प्रदर्शन रहा। तो इसी प्रकार स्मिथ और कार्लोस ने जब राष्ट्रगान चल रहा था तो कुछ ऐसे प्रतीक के चिन्ह दिए और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अमेरिका उन लोगों के साथ आज भी कैसे व्यवहार करता है। बेशक से अमेरिका चाहे अपने आप में आज एक डेवलप कंट्री, विकसित देश माना जाता है, लेकिन आज भी जो अश्वेत लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। तो उन्होंने अपने इस भेदभावपन को दिखाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह छोड़े। जैसे नंबर 1, स्मिथ ने काला मफलर जैसा परिधान पहना था, यानी जो स्मिथ था जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसने इसे अपनी असमानता को दिखाने के लिए गले में मफलर पहना हुआ था। नंबर 2, पैरों में जूते नहीं थे उनके। जब वे अपने मेडल ले रहे थे या जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में जूते नहीं थे, केवल जुराब थी। वे ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वे लोग कितने गरीब हैं, कि उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। तीसरा, हाथों में काले दस्ताने व बंद मुट्ठियाँ। जो उनके हाथ थे वे इस बात का प्रतीक था कि उनके साथ किस तरह भेदभाव किया जाता है। मुट्ठी बंद व काले रंग के हाथों में दस्ताने थे। इस बात जो उन्होंने ये प्रतीक छोड़े थे, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है। इस बात का समर्थन, यानी कि स्मिथ और जो कार्लोस, जो दोनों जीतने वाले खिलाड़ी थे, इन दोनों की बात का समर्थन एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया कि उसने कहा कि इनको समान समझना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है, लेकिन जिस कारण उसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अगले ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया। जो नॉर्मन पीटर था उसको उनका साथ देने की अपनी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार थी वे ये कह रही थी कि आपने ये एक राजनीतिक कार्य किया, यानी कि आप इस प्रकार कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो खेल भावना के विरुद्ध हो। उसको खेल भावना के विरुद्ध मानकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो पीटर नॉर्मन था अगले वर्ष उसको ओलंपिक खेलों में भाग लेने नहीं दिया, जिस कारण उसका जो खेल का करियर था बर्बाद हो गया। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि स्मिथ और कार्लोस को उनके बराबरी का हक दिलाया जाए। जब पीटर नॉर्मन की 2006 में मृत्यु हुई तो उनको 4 लोगों में से 2 कांधा देने वालों स्मिथ और कार्लोस थे। इसने दिखाया कि अगर हम किसी व्यक्ति का साथ दे तो वे लोग अपनी जंग जीत सकते हैं, यानी कि पीटर नॉर्मन ने इन दोनों का, स्मिथ और कार्लोस का साथ दिया और अमेरिका से अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसको ख़त्म करने में भी स्मिथ और कार्लोस की हेल्प की या मदद की, जिस कारण नेल्सन मंडेला अमेरिका देश का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना, और शायद दूसरा बराक ओबामा अमेरिका का अश्वेत राष्ट्रपति बना, यानी कि काली चमड़ी वाला राष्ट्रपति बना। पहला था नेल्सन मंडेला। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी किस कारण समाज विभाजन या बंटवारा पाया जाता है। नंबर 1, जन्म पर आधारित। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई बच्चा अगर अच्छे घराने या अच्छे कुल में पैदा होगा तो वह अच्छा होगा, यानी जैसे कि जब भारत में 4 वर्ण थे, एक तो था ब्राह्मण, क्षेत्रीय और शूद्र, वैश्य। ये भारत में वैश्य 4 वर्ण थे। जो बच्चा ब्राह्मण घर में पैदा होगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षेत्रीय घर में पैदा होगा तो क्षेत्रीय कहलाएगा, जो बच्चा शूद्र घर में पैदा होगा वह शूद्र कहलाएगा,
और जो बच्चा वैश्य घर में कहलाएगा वो वैश्य का बच्चा कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जन्म पर आधारित होता है, ताकि जो बच्चा अगर अच्छे कुल में पैदा होगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या काम करता है, कितना पढ़ा है, या उसको नॉलेज है या नहीं है, मात्र केवल जन्म पर आधारित हो जाता था, काम के आधार पर। यानी कि कोई कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, मान लो कोई नाई है तो उसकी वो नाई हो जाएगा। मान लो कोई जैसे कि सफाई कर्मचारी, तो उसको केवल सफाई कर्मचारी मान लिया जाएगा। यानी कि ये सामाजिक भेदभाव, इनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। ये केवल सफाई का कार्य ही करेगा। कुछ और भी हैं, कुछ लोग जन्म के बाद अलग धर्म, पेशा या अलग सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव भी सामाजिक विभाजन करता है। यानी कि कुछ तो मान लो हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा हुआ, अब वो बड़ा होने के बाद उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया या जैन धर्म अपना लिया, तो वो एक अलग समाज में चला जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म एक अलग समाज का धर्म है और जैन धर्म है वो एक अलग समाज का धर्म है। यानी कि जब बच्चा बड़ा होगा उसको समझ होगी कि उसे ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगेगा या कोई उसमें कमी दिखेगी, तो वे इस धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म या मान लो जैन धर्म में चला जाएगा, तो सामाजिक विभाजन होगा, समाज में बंटवारा होगा। ये कुछ कारण है। जैसे कि भारत देश में भी इसी प्रकार अभी तक भी ऐसा ही हो रहा है कि काम के आधार पर बंटवारा होते हैं। यानी कि कोई जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है उसको वह जिस पर नाई है तो नाई का काम क्या, सिर्फ बाल काटना। मान लो जो वाल्मीकि समुदाय उसका कार्य क्या है कि सफाई करना, कि वो बंदा केवल सफाई करेगा। ये सामाजिक विभाजन, धीरे धीरे सामाजिक भेदभाव हो जाते हैं। भेदभाव होंगे तो इनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, जिस कारण ये लोग बहुत परेशान या सरकार से परेशान होते हैं, या उस देश में बहुत दुखी होते हैं। इनका शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या हर सामाजिक विभाजन सामाजिक भेदभाव बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हर सामाजिक विभाजन सामाजिक भेदभाव यानी कि सामाजिक ऊंच नीच बन सकता है। हर सामाजिक विभाजन सामाजिक भेदभाव नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्योंकि समाज विभाजन हो गया तो उसमें हर समाज में भेदभाव हो गए, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर समाज विभाजन तो होता ही है। जैसे कि टीचर एक साइड तो टीचर हो गया, और उसके बाद एक साइड जो ग्रुप डी का कर्मचारी होता है, पियोन होता है, इन दोनों का कार्य और शिक्षा में विभाजन होता है। ये विभाजन तो समाज को मान्य होता है, लेकिन यह तब जब लोग एक दूसरे किसी एक वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर अलग बनाने लगते हैं या मानने लगते हैं। जब सामाजिक विभाजन होता है तब सामाजिक भेदभाव होता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि जब लोग विभाजन को किसी धर्म, किसी जाति को अलग अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं, यानी कि उन्हीं को ही ज़्यादा हक या ज़्यादा योजनाएं मिलती हैं, तो जिस कारण जिस समाज को ये योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से बिछड़ने लगता है, जिस कारण समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने भारत देश में ऐसा ही होता है कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वे गरीब होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो इनके बीच सामाजिक भेदभाव है वे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय भी अगर सामाजिक जो आर्थिक कंडीशन है लोगों की उसको समान करने के लिए सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए, तो ये सामाजिक विभाजन और भी धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा। इसका फिर परिणाम क्या लिख लेंगे कि लोग सरकार से लड़ाई झगड़े करेंगे, देश का विभाजन होगा, देश में आंतरिक झगड़े होंगे, जिस कारण देश को हानि होगी। एक बार हम फिर देखते हैं इस प्रश्न को। हर सामाजिक विभाजन सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। यह केवल तभी विभाजन भेदभाव बनता है जब लोग एक दूसरे को किसी एक धर्म या वर्ग, जाति के आधार पर अलग मानने लगते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो, हिंदू लोग
मुस्लिम लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कि हिंदू लोग ज़्यादा गुणवान हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और यह विभाजन ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हिंदू लोगों का विकास या आर्थिक विकास, सामाजिक विकास ज़्यादा हो जाता है, तब सामाजिक भेदभाव होता है। क्योंकि अगर सारा विकास मान लो एक पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म का ही होगा, तो जो बाकी अपने भारत देश में धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, पारसी, ये लोग नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण जो सामाजिक भेदभाव है, वो सामाजिक भेदभाव धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विभाजन की राजनीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो समाज में विभाजन होता है धर्म, जाति के आधार पर, काम के आधार पर, या गरीब अमीर के आधार पर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अनेकों राजनीतिक दलों का निर्माण होगा, जैसे धर्म पर आधारित। यानी कि समाज, देश का या समाज का कोई एक वर्ग है, जैसे उदाहरण के लिए जो हमारा शूद्र समुदाय था, जिसको हम दलित समुदाय बोलते हैं, SC ST बोलते हैं, इन लोगों का, ये लोग आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनके साथ ये आज भी बराबरी का हक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जैसे तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो BSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, जिसको मायावती की पार्टी बोलते हैं, बीस का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो दलित समाज है उसका विकास करना, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ना। इसी प्रकार कोई अन्य दल है, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम समझते हैं कि भारत में उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लोग अपने हक को प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेंगे, जिसके माध्यम से वे अपना विकास करेंगे, यानी कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। दो धर्मों के बीच टकराहट, जब सामाजिक विभाजन ज़्यादा होगा, जैसे कि हिंदू ही है और मुसलमान है, ये दो धर्म है या दो धर्म है। हिंदू लोगों का विकास तो ज़्यादा हो रहा है भारत में, यानी कि जो हिंदू है उनका विकास मुसलमान के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इनके बीच, मुसलमानों के बीच एक कड़वाहट पैदा होगी कि ये सोचते हैं कि जो भारतीय सरकारें हैं मुस्लिम लोगों के प्रति ज़्यादा उदार है, यानी कि उनका विकास के लिए ज़्यादा कार्य करती है, यानी कि हमारे लिए नहीं करती, जिसके कारण इन दोनों धर्मों के बीच टकराव पैदा हो जाती है। इस सामाजिक विभाजन के कारण देश का विभाजन भी हो जाता है। यानी कि जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसको आज़ाद होने के कारण दो देश बने, एक तो भारत, एक बना पाकिस्तान। अब ये जो दो देश बने, ये धर्म के आधार पर बने। भारत में हिंदू ज़्यादा है और पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मुस्लिम लोगों को लगा कि भारत में इनका उच्च प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि मुस्लिम लोगों के प्रति भारत सरकार समान व्यवहार नहीं करेगी, जिसके कारण इन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। और भी कारण, अनेकों कारण इसके, कुछ और देखते हैं। अनेक राज्यों का निर्माण, यानी कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अगर एक क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो वे एक अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं, जिसके कारण अनेकों राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हो चुका है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। उसके बाद पंजाब हरियाणा का, पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली, हरियाणवी बोली जाती है, उसका विभाजन भी भाषा के आधार पर हुआ। यानी कि ये सभी कारण सामाजिक विभाजन की राजनीति का समाज पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो समाज में राजनीति होती है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये इस राजनीति का देश पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इससे देश में आंतरिक लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण देश की जो आर्थिक गतिविधि है वो भी रुक जाती है। हमने अभी देखा कि किस कारण अनेकों, जब सामाजिक विभाजन होता है तो समाज पर या भारत या किसी देश पर उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ये हमने 4 कारण देखे, इसके और भी कारण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
सामाजिक विभाजन की राजनीति तय करने वाले 3 आयाम, यानी जो समाज विभाजन होता है वो 3 आयामों पर निर्भर करता है। जो समाज का विभाजन होता है, कुछ लोग अपने आप को सभी समाजों से विशिष्ट मानने लगते हैं, जिस कारण वे अन्य समाजों से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उनमें वे मानते हैं कि हम सबसे ज्ञानी है। तो वे जो समाज का अन्य वर्ग होता है उसको अपने अपने बराबर या अपने समान नहीं समझते, जिसके कारण उनमें जो ये विभाजन होता है वो विभाजन होता बढ़ता जाता है, उनमें तालमेल स्थिति नहीं बैठ पाती है। नंबर 2, राजनीतिक दल किस तरह समुदाय की मांगों को उठाता है। अभी भारत में अनेकों राजनीतिक दल का निर्माण हो चुका है, समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर कोई राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांग को सही तरीके से उठाता है तो उस समुदाय का विकास हो सकता है। अगर वह राजनीतिक दल उस समाज की मांग को नकारात्मक तरीके से उठाता है, वे कहता है कि हम अगर इस समाज को ज़्यादा हक दे देंगे तो अन्य समाज बिछड़ जाएंगे, जिस कारण देश में लड़ाई होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे अगर मुस्लिम समुदाय कहे कि हमें सरकार समान नहीं समझती है, समान नहीं मानती है, तो हमारे लिए कुछ अलग प्रावधान किया जाए। अगर वे कोई राजनीतिक दल चाहे हाँ भाई ठीक है, आपके साथ समान व्यवहार नहीं होता या समान विकास नहीं हुआ है, तो हम आपको कुछ विशेष छूट देते हैं, तो जब तो बात वो उधर ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई राजनीतिक दल चाहे कि भाई ये तो देश को लूटना चाहते हैं, अलग मांग कर रहे हैं या अलग क्षेत्रीय मांग कर रहे हैं, तो उससे देश में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है। विभिन्न वर्गों के प्रति सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, यानी कि सरकार, मान लो किसी समाज ने कोई मांग रखी, सरकार अब समाज देखेगा कि सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रही है। अगर समाज हाँ भी कहते हैं कि इसकी मांग जायज़ है, तो सरकार उनके लिए कोई कानून बना देगी या कोई विशेष कानून निर्माण कर देगी। अगर वो उसे कहें कि भाई नहीं ये तो संविधान के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है, तो उनकी मांग है उनको उतरी खारिज कर देगी, जिस कारण वे जो मांग कर रहे हैं समुदाय वे नाराज हो जाए, जिसके कारण भी जो देश विभाजन या आंतरिक झगड़े का कारण होता है। अगर सरकार किसी समुदाय, किसी विशेष धर्म के जायज़ मांगों को मान लेती है तो वैसा ही होता। अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो देश में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है, यानी कि सामाजिक अंतर है कि सामाजिक अंतर धीरे धीरे कैसे समाज का विभाजन या बंटवारा होने लगता है। इसके अनेकों उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गरीब और अमीर का अंतर। अगर समाज में एक गरीब व्यक्ति है, एक है अमीर व्यक्ति, अगर इन गरीब और अमीर में इनका गरीबी और अमीरी का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो समाज के विभाजन का कारण बनेगा। अगर अमीर और गरीब में अंतर मामूली अंतर है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये अंतर ज़्यादा हो जाएगा कि जैसे उदाहरण के लिए भारत में मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक, वो तो सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं, एक वक्त की खाना भी नहीं जुटा पाते ढंग से, तो इस सामाजिक विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अंतर ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण देश की जो स्थिति है, कंडीशन ख़राब हो जाती है। यानी कि वही कंडीशन उत्पन्न होगी कि लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। मान लो आप क्लास में पढ़ते हो तो टीचर आपके साथ समान व्यवहार नहीं करता है। मान लो किसी पर्टिकुलर क्लास पे किसी बच्चे को वो अच्छी तरह पढ़ाता है, अच्छी तरह समझाता है, और आपको वही टीचर अच्छी तरह नहीं समझाता है, तो आप उस टीचर के प्रति उग्र रूप धारण करेंगे, यानी कि उसका विरोध करेंगे। आप या तो आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे कि सर ये टीचर हमारे साथ समान व्यवहार नहीं करता, ये किसी पर्टिकुलर क्लास या उसके बच्चे को ही अच्छी तरह पढ़ाता है और हमको नहीं। ये उस स्कूल या उस क्लास का विभाजन का कारण बनता है। नंबर 2, सरकार द्वारा किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति या किसी विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करना, यानी कि वहाँ शिक्षा के लिए मान लो
उदाहरण के लिए मान लो ये हरियाणा है और ये पंजाब है। भारत सरकार मान लो हरियाणा के लिए तो सारे प्रावधान कर रही संविधान में, यानी कि हरियाणा के बच्चों को या लोगों को यहाँ खूब काम देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन उधर ही पंजाब के लिए सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है, तो जिस कारण ये विभाजन का कारण बन जाता है। नंबर 3, हमने पिछले लेसन में देखा था कि सत्ता के सदैव लेसन में कि जो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस तरह था, किस कारण था कि जो तमिल लोग थे और इन लोगों के प्रति सरकार का समान व्यवहार नहीं था। इन सिन्हली लोगों के प्रति तो सरकार समान व्यवहार करती थी, लेकिन तमिल लोगों के प्रति सरकार समान व्यवहार नहीं करती थी, जिस कारण तमिल में कई वर्षों तक आंतरिक झगड़े चलते रहे। अगर सरकार चाहती तो इन तमिल व सिन्हली लोगों को समान व्यवहार देकर विभाजन खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया, जिस कारण समाज के विभाजन का ये भी एक मुख्य कारण बना। इसी प्रकार बेल्जियम को उदाहरण हमने देखा था। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताना आपको लेसन कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना व कमेंट करना।